हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जिसका पहला वंश जो संगम वंश के नाम से जाना जाता है, जिसके तीसरे शासक हैं हरिहरद्वितीय। हरिहरद्वितीय संगम वंश के सबसे महान शासकों में से एक था। वह प्रथम शासक था जिसने महाराज आदिराज की उपाधि धारण की। उसने मैसूर, कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद आता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से घुड़सवार सेना पर विशेष बल दिया है। उसने अरब और ईरान से उत्तम नस्ल के घोड़े खरीदे। अपने शासनकाल के आरंभ में तुगभद्रा दोआ पर अधिकार करने के उद्देश्य से बहमनी राज्य पर आक्रमण किया। बहमनी राज्य फिरोज शाह ने उसे पराजित कर दिया। अतः देवराय प्रथम को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 10 लाख का हर्जाना देना पड़ा। उसने साम्राज्य के आर्थिक विकास के लिए सिंचाई साधनों पर विशेष बल दिया है। उसने तुगभद्रा पर अनेक नए बांधों का निर्माण कराया। वह कला और साहित्य का बड़ा संरक्षक भी रहा है। उसके दरबार में बहुत से विद्वान 1420 ईस्वी में इतालवी यात्री निकोलो दो क्रांति ने उनके दरबार की यात्रा की है। वह लिखता है कि देवराय प्रथम भारत में अन्य सभी शासकों से शक्तिशाली था। पांचवें आते हैं हमारे देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक माना गया है। वह इमादी देवराय के नाम से जाना गया। उसने अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया तथा इसे बहुत शक्तिशाली बनाया। इस सेना की सहायता से उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं में का विस्तार किया है। वह विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। उसके शासनकाल में फारस के राजा शाहरुख खान के दूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। छठे शासक आते संगम वंश के परवर्ती शासक। देवराय द्वितीय की मृत्यु के पश्चात संगम वंश के 3 अन्य शासकों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया है, जिनमें विजयद्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय ने शासन किया। ये तीनों शासक अयोग्य निकम्बे निकले। परिणाम स्वरूप राज्य में अराजकता फैलने लगी। ऐसी स्थिति से लाभ उठा करके 1485 ईस्वी में नरसिंह सलोब ने विरूपाक्ष की हत्या कर दी और स्वयं वहां पर शासक बन बैठा। उसके बाद संगम वंश के बाद आता है वहां पर सलोब वंश का शासन, जिसके प्रथम शासक रहे नरसिंह। 1485 ईस्वी नरसिंह ने सलोब वंश की स्थापना की। अपने 5 वर्ष के शासनकाल के दौरान नरसिंह को बहुत से विद्रोहों का सामना करना पड़ा। नरसिंह ने अपने साहस से इन विद्रोहों का दमन करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार उसने विजयनगर साम्राज्य को छिन्न-भिन्न होने से बचाया। दूसरे आते हैं नरसा नायक। नरसिंह ने अपने सेनापति नरसा नायक को अपने अवयस्क पुत्र तीमा के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया। 1490 से 1503 के मध्य राज्य की वास्तविक सत्ता नरसा नायक के हाथों में थी। उनके प्रयत्नों से विजयनगर पुनः एक शक्ति के रूप में उभरने लगा। उसने रायचूर तथा मुगकल के दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। उसने चेर, चोल, पांड्य और उड़ीसा के शासकों को पराजित करके दक्षिण के कई प्रदेश अपने अधिकार में ले लिए थे। उसने नरसिंह के दूसरे पुत्र इमादी नरसिंह को सिंहासन पर बैठाया था। विद्रोही सरदारों पर सख्ती की और 1530 ईस्वी में नरसा नायक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र वीर नरसिंह राजा इमादी नरसिंह का नया संरक्षक बन गया था। इमादी नरसिंह ने 1505 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद विजयनगर पर शासन करने वाला तीसरा वंश, जिसका नाम है तुलुव वंश, और तुलुव वंश का प्रथम शासक माना जाता है वीर नरसिंह। 1505 में वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह का वध करके सत्ताधिकार किया था। इस प्रकार तुलुव वंश की स्थापना हुई। उसने 1509 तक शासन किया है। अपने शासनकाल के दौरान वीर नरसिंह ने साम्राज्य के अंदर होने वाले विद्रोह का कड़ाई से दमन किया और अचानक 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अगले शासक आते कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान और शक्तिशाली शासक माना गया है। उसने 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 तक शासन किया है।
कृष्णदेव राय ने 1509 में जो सिंहासन प्राप्त किया था वह कोई फूलों की सैया नहीं थी। कई प्रांतों के नायकों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए उसके विरुद्ध विद्रोह छेड़ा था। उमातुर के नायक ने तो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र ने विजयनगर साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण दुर्गों उदयगिरी तथा कोडबिंदु पर अधिकार कर लिया था। कृष्णदेव राय इन समस्याओं से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने इन समस्याओं का बड़े ढंग से समाधान किया। उसके बाद आती कृष्णदेव राय की कुछ उपलब्धियां, जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है। एक महान योद्धा और एक महान सेनापति। इसमें उसकी कुछ लड़ाइयाँ दी गई हैं, जिसमें बहमनी राय से युद्ध है, बीजापुर से लड़ाई है, उमातुर की विजय है, उड़ीसा से युद्ध है, गोलकुंडा से लड़ाई। उसके बाद आता है एक प्रशासक के रूप में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शासन चलाने में। उसके बाद आता है इसमें उसके बाद है कला और साहित्य का संरक्षक। कृष्णदेव राय कला और साहित्य का संरक्षक माना गया है। उसने कला के कृष्णदेव राय ने विजयनगर के निकट अपनी माँ के नाम पर नगलपुरम नाम का एक सुंदर नगर बसाया था। उसके द्वारा निर्मित करवाए गए हजारा, राम और विट्ठल स्वामी के मंदिर अपनी उत्कृष्ट कला के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात पहले अच्युत राय तथा फिर सदाशिव राय विजयनगर के सिंहासन पर बैठे। ये दोनों बड़े अयोग्य साबित हुए। सदाशिव राय तो अपने प्रधानमंत्री राम राय के हाथों की कठपुतली की भांति था। राम राय ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से दक्षिण में मुसलमानों पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए। इन आक्रमणों के समय उसने मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किए। परिणाम स्वरूप अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और 23 जनवरी 1565 ईस्वी को राक्षसी तागड़ी अथवा तालीकोटा में हुई लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य की सेना की कड़ी पराजय हुई। राम राय को पकड़कर उसका वध कर दिया गया। उसके पश्चात मुसलमानों ने विजयनगर साम्राज्य में भारी विनाश लीला की। वास्तव में इस लड़ाई ने विजयनगर साम्राज्य के पतन का डंका बजा दिया। राजवंश आते इसमें अराविंदु वंश। अराविंदु वंश की स्थापना 1570 में तिरुमल द्वारा की गई थी। वह राम राय का भाई था। उसने अपनी राजधानी हम्पी से बदलकर पेनुकोंडा बना ली। 1670 ईस्वी तक इस वंश के कई शासकों ने शासन किया। इन शासकों में वेंकटराय द्वितीय प्रसिद्ध शासक था। उसने 1586 ईस्वी से लेकर के 1614 ईस्वी तक शासन किया। उसने पेनुकोंडा के स्थान पर उदयगिरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने मुस्लिम सुल्तानों द्वारा छीने गए विजयनगर साम्राज्य के अनेक प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। मदुरा, तंजौर और जिंजी के नायकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1674 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक श्री रंगा तृतीय की मृत्यु के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद आता है इसमें विजयनगर साम्राज्य के पतन के कुछ कारण दे रखे जिनके कारण यह साम्राज्य विनाश हुआ। निर्बल केंद्रीय सरकार, कृष्णदेव राय के दुर्बल उत्तराधिकारी, भिन्न भिन्न राजवंश, लोगों का विलासी होना है, निर्बल सेना, बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष और लास्ट में आता है तालीकोटा की लड़ाई। ये मुख्य कारण थे जिनके कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ। आगे आता है इसमें विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। तो सबसे पहले प्रशासन चलाने में राजा की मुख्य भूमिका होती थी। विजयनगर साम्राज्य का शासक असीम शक्तियों का स्वामी था। राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। राज्य के प्रत्येक कार्य में उसकी मुख्य भूमिका होती थी। दूसरे आते मंत्री परिषद। विजयनगर साम्राज्य में शासकों को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया था। राजा के लिए उसका परामर्श मानना आवश्यक नहीं था, किंतु वह उनके योग्य परामर्श को लेना मानता था। राजा स्वयं इन मंत्रियों की नियुक्ति करता था। विजयनगर साम्राज्य में इन मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी। शायद ही उनकी संख्या 8 से 10 के करीब मानी गई है। प्रधानमंत्री का शासन बहुत प्रभावित होता था। सेना, वित्त और धर्म से संबंध मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई थी। उसके बाद आता है प्रांतीय व्यवस्था।
विजयनगर शासन ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से राज्यों को आगे प्रांतों में बांटा हुआ था। उन्हें मंडलम कहा गया। इन प्रांतों की संख्या के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। प्रांत मंडलेश्वर के अधीन होते थे। वे प्राय राजवंश से संबंधित होते थे। उन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। प्रांतपति को अपने प्रांत में असीमित अधिकार प्रदान किए गए थे। बात आता है स्थानीय प्रबंध के बारे में। स्थानीय शासन। मंडलम आगे जिलों में बटे हुए थे। इन्हें नाडु कहा जाता था, जिन्हें आगे परगनों में बांटा गया था। इन्हें स्थल कहा गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। गांव की देख रेख का काम सभा के अधीन होता था। इस सभा को एक कर इकट्ठा करने तथा गांव के सामान्य झगड़ों का निर्णय करने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त गांव के प्रशासन में सहयोग देने के लिए राज्य की ओर से 12 सरकारी अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इन अधिकारियों को संयुक्त रूप से अज्ञार कहा जाता था। उसके बाद है नायक और अमर नायक। विजयनगर शासन व्यवस्था में नायक और अमर नायक ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। नायक जो होते थे उन्हें सेना के प्रमुख कहा जाता था। विजयनगर प्रशासन में शक्ति का प्रयोग करते थे। वे सामान्यतः दुर्गों पर नियंत्रण करते थे। उनके अधीन अनेक सैनिक होते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। कई किसान जो उपजाऊ भूमि की तलाश में होते थे नायकों को अपना साथ देते थे। नायक तेलुगु अथवा कन्नड़ भाषा का उपयोग करते थे। उसके बाद आता है अमर नायक। अमर नायक वो लोग थे जो सेना के मुख्य माने जाते थे या सैनिक कमांडर, उन्हें अमर नायक कहा जाता है। उसके बाद है प्रबंध, न्याय प्रबंध। विजयनगर साम्राज्य में न्याय का क्या प्रबंध था? विजयनगर साम्राज्य का न्याय प्रबंध भी बहुत अच्छा था। विजयनगर के शासक निष्पक्ष न्याय के लिए विख्यात थे। उनका निर्णय अंतिम होता था। न्याय हिंदू धर्मशास्त्र और रीति रिवाजों के अनुसार किया जाता था। लोगों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए समस्त राज्य में विभिन्न सत्रों पर न्यायालय स्थापित किए गए थे। कोई भी व्यक्ति न्यायालयों के नियमों के विरुद्ध राजा के पास अपील कर सकता था। अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे। सामान्य अपराधियों के हाथ पैर काट दिए जाते थे। उसके बाद वित्तीय प्रबंध, धन का प्रबंध। विजयनगर साम्राज्य के शासक इस बात से परिचित थे कि राज्य की समृद्धि उसकी आर्थिक दशा पर निर्भर करती है, इसलिए उन्होंने वित्तीय प्रबंध की ओर विशेष ध्यान दिया। राज्य की आय का मुख्य स्रोत लगान था। इसे रया रेखा कहा जाता था। यह भूमि की उपजाऊ शक्ति तथा सिंचाई के साधनों के आधार पर निश्चित किया जाता था। भूराजस्व की अधिकतम कुल उपज का 1/3 से लेकर के कम से कम 1/6 भाग निश्चित किया गया था। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को राज्य की ओर से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। सैनिक प्रबंध। सैनिक प्रबंध में विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने साम्राज्य के विस्तार और उसकी सुरक्षा के लिए एक विस्तृत सेना का गठन किया है। इस सेना में हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक शामिल थे। इसलिए उन्होंने अरब और ईरान से बढ़िया नस्ल के घोड़े मंगवाए। तोपखाना और समुद्री सेना भी एक महत्वपूर्ण अंग मानी गई। इसके अतिरिक्त प्रांतीय गवर्नरों और नायकों के अधीन भी सैनिक होते थे। युद्ध के समय वे अपने सैनिक राजा की सहायता के लिए भेजते थे। उसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में। तो सबसे पहले सामाजिक दशा क्या थी उनकी, जिसमें आता है जाति प्रथा। विजयनगर साम्राज्य कई जाति उपजातियों में बटा हुआ था। ब्राह्मणों को समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया था। वे व्यापार और मंदिरों में पुजारी का काम भी करते थे। विजयनगर के शासक ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे। इसके बाद आता है स्त्रियों की दशा के बारे में। विजयनगर समाज में स्त्रियों का बहुत सम्मान किया जाता था। साहित्य के क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान रहा है। गंगा देवी बहुत प्रसिद्ध विदुषी थी। स्त्रियां प्रशासन तथा सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। वे तलवार चलाने, कुश्तियाँ करने और नृत्य संगीत की शिक्षा प्राप्त करती थी। स्त्रियों में उस समय कुछ घृणित को प्रथाएँ भी प्रचलित थी। लड़कियों का कम आयु में विवाह कर दिया जाता था। दहेज लेने देने का उस समय रिवाज था। शासक तथा उच्च वर्ग से संबंधित अन्य लोग एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकते थे। राजा कृष्णदेव राय द्वितीय की 12,000 रानियाँ थी।
वैश्या प्रथा को राज्य की ओर से मान्यता दी गई थी। उसके बाद आता है भोजन। खान पान के विषय में विजयनगर साम्राज्य में कोई प्रबंध नहीं था। हर प्रकार के फलों, सब्जियों, मांस का सेवन किया जाता था। केवल गाय का मांस नहीं खाया जाता था, क्योंकि हिंदू उसकी पूजा करते थे। ब्राह्मण शाकाहारी होते थे। समाज के अधिकांश लोग खाने पीने के बहुत शौकीन थे। निम्न श्रेणी के लोग कुत्ते, बिल्लियां और छिपकलियां भी खा जाते थे। मनोरंजन के साधन। विजयनगर साम्राज्य के लोग मनोरंजन के बहुत शौकीन थे। उनके मनोरंजन का मुख्य साधन मल्लयुद्ध था। उस खेल में राजा भी भाग लेते थे। वे घुड़सवारी, शिकार खेलने, संगीत, नृत्य आदि में रुचि रखते थे। घरों में ताश और शतरंज खेली जाती थी। इसके अतिरिक्त विजयनगर के लोग त्योहारों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। महानवमी उनका मुख्य त्यौहार माना गया था। यह त्यौहार 9 दिनों तक चलता रहता था। देवी माँ की प्रसन्नता के लिए पशुओं की बलि भी दी जाती थी। दिवाली तथा होली अन्य प्रमुख त्यौहार भी मनाए जाते थे। इसके अलावा विजयनगर शासकों की आर्थिक दशा के बारे में। कृषि, उद्योग और व्यापार, ये मुख्य लोगों की आर्थिक दशा थी। इसमें बड़े स्तर पर कृषि की जाती थी, और जो कृषि से टैक्स लिया जाता था राजा के द्वारा, वो 1 से 4 से लेकर के 1 से 6 होता था। उद्योग, विजयनगर साम्राज्य में सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों के बड़े स्तर पर उनका उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा लकड़ी और चमड़े से बनी वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता था। व्यापार, प्रमुख बंदरगाहों से विजयनगर साम्राज्य का व्यापार चलता था, जिसमें कालीकट की बंदरगाह सबसे प्रसिद्ध मानी गई है। इन बंदरगाहों के द्वारा बर्मा, मलाया, चीन, अरब, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, सीनियाई क्षेत्रों से विभिन्न वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता था। आ गया था लोगों की दशा। विजयनगर साम्राज्य चाहे बहुत समृद्ध था, किंतु फिर भी वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में बहुत अंतर था। उच्च वर्ग के लोग, जिसमें राजा, उनके दरबारी प्रांतों के मंडलेश्वर और नायक आदि सम्मिलित थे, बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वे बड़े बड़े महलों में रहते थे। उनकी पोशाकें बहुमूल्य होती थी। इस पर हीरे मोती जड़े होते थे। राजकीय केंद्र। राज्य के केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। यद्यपि इसे राज्य के केंद्र के नाम से जाना जाता था, किंतु उसमें 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित थे। विजयनगर शासक इन मंदिरों और संप्रदायों को संरक्षण प्रदान करते। वास्तव में इन मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं के संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को वैधता प्रदान करते थे। पुरातत्वविदों ने लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की है। ये संरचना अपेक्षाकृत बहुत विशाल थी, जिसमें सबसे पहले आता है राजा का भवन। हम्पी से हमें विशिष्ट संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। इसमें राजा का भवन सबसे प्रसिद्ध है। यद्यपि यह भवन बहुत विशाल है, किंतु इसके राज्य की आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है। इस भवन में स्थित भवनों में सभा मंडप और महानवी डिब्बा प्रसिद्ध थे। इन दोनों भवनों की डोमिंगो पेस ने संयुक्त रूप से विजय के भवन के रूप में संज्ञा दी है। सभा मंडप हम्पी में स्थित राजा का भवन में स्थित एक प्रसिद्ध संरचना थी। यह वास्तव में एक ऊंचा मंच था। इसमें इसके आसपास तक कुछ निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए थे। इन स्तंभों पर दूसरी मंजिल टिकी हुई थी। इस मंजिल तक आने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। दूसरा आता है महानवी डिम्बा। महानवी डिम्बा हम्पी में से सबसे विशालकाय मंच था। इसका आकार 11,000 वर्ग फीट था। इसकी ऊंचाई 40 फीट थी। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस पर लकड़ी की एक अत्यंत सुंदर संरचना बनी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से भरा हुआ था। इसे महानवमी डिम्बा की शोभा को 4 चांद लगे हुए थे। यहाँ सितंबर अक्टूबर को हिंदुओं के त्यौहार महानवमी अथवा नवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। उसके बाद आते हैं लोटस महल। लोटस महल राज्य के केंद्र में स्थित भवनों में सर्वाधिक सुंदर और भव्य है। इसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों द्वारा किया गया। इस भवन को किस उद्देश्य के साथ बनाया गया था, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ के विचारानुसार यह एक परिषदीय सदन था, जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से बात करता था। इस संबंध में वे कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र का साक्ष्य देते हैं। इस भवन का निर्माण भारतीय मुस्लिम शैली के अनुसार किया गया। अगले आते हैं हमारे हजार राम मंदिर।
हजार राम मंदिर की गणना विजयनगर साम्राज्य के भव्य मंदिरों में की जाती है। इसका निर्माण हम्पी में कृष्णदेवराय के द्वारा 1520 ईस्वी में कराया गया। इसका निर्माण राज परिवार के प्रयोग के लिए किया गया था। यह एक प्रकार से शाही प्रार्थना स्थल था। इस मंदिर के निर्माण में पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया गया। इस मंदिर का गर्भगृह, कल्याण मंडप तथा विमान बहुत प्रभावशाली हैं। इस मंदिर के महामंडप के 4 केंद्रीय स्तंभों को चमकदार काले रंग की पॉलिश की गई है, जबकि अन्य स्तंभ भूरे रंग के हैं। इस मंदिर की दीवारों स्तंभों पर उत्कृष्ट मूर्तियां बनाई गई हैं। उसके बाद आता है एक धार्मिक केंद्र के रूप में। धार्मिक केंद्र तुंगभद्रा नदी के तट के चट्टानी उत्तरी भाग को कहा जाता है। यह क्षेत्र अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर मुख्य रूप से पंपा देवी, विरूपाक्ष के मंदिरों का निर्माण किया गया। इसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी में स्थित था, विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक था। इसे पंपा देवी के नाम से भी जाना जाता है। पंपा देवी ब्रह्मा की पुत्री थी। उसने यहाँ तुंगभद्रा नदी के किनारे विरूपाक्ष यानी कि शिव को पाने के लिए अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अंत में उसे सफलता प्राप्त हुई। इस मंदिर में यह विवाह उनके भक्तों द्वारा प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दी में हुआ। अनेक शासकों ने इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने इस मंदिर में एक विशाल मंडप और गोपुरम का निर्माण कराया। इस मंदिर का गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार 52 मीटर ऊंचा है तथा इस पर बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई हैं। और लास्ट में आता है विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापित सभी मंदिरों में सबसे अलंकृत है। इसका निर्माण कार्य हम्पी में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने 1513 में आरंभ कराया था। इसका निर्माण कार्य उनके उत्तराधिकारियों के समय भी जारी रहा है, परंतु यह पूर्ण नहीं हो सका। यह मंदिर विट्ठल भाव विष्णु से माना जाता है। इस मंदिर के 3 गोपुरम प्रवेश द्वार हैं, ये बहुत अलंकृत हैं। इस मंदिर के कल्याण मंडप में 48 था। मंडप में 56 अति सुंदर स्तंभ बने हुए हैं। इन स्तंभों को चट्टानों को काट करके बनाया गया है। थैंक यू स्टूडेंट।